तो हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे बैक बॉन्डिंग के बारे में था, और हमने बैक बॉन्डिंग के लिए कहा कि एक पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है जो कि बैक बॉन्ड कहलाता है। पाई टाइप के कोऑर्डिनेट के लिए एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और साइज छोटे हो ताकि पाई बॉन्ड आसानी से बन पाए। सेकंड पीरियड या सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, और ज्यादा आगे जाओगे तो फिर पाई बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम होने लगेगा। दो टाइप के पाई बनाए, एक का नाम था पी पाई और अगले का नाम था पी पाई डी पाई। और उसके अलावा जो कंसेप्ट पढ़ा था वो था लेविस एसिडिक नेचर के बारे में। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से वो अपने ही अंदर लोन पेयर ले चुका होता है, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और दूसरे से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम होने का मतलब लेविस एसिडिक नेचर का कम हो जाना होता है। तो ये लेविस एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट वन, अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा लेविस बेसिक नेचर के बारे में। चेक करते हैं, क्वेश्चन लिखा है कि जो ट्राई मिथाइल अमाइन होता है NCH3 होल थ्राइस, उसका शेप होता है पिरामिडल, जबकि जो ट्राइसिलाइल अमाइन होता है NSIS3 वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। एक्सप्लेन कीजिए क्यों। ट्राई मिथाइल अमाइन NCH3 होल थ्राइस, चेक करो भाई। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने CH3 जुड़े हैं? 3। अगर 3 CH3 कंबाइन हो गए मतलब एक क्या बचने वाला है? लोन पेयर। चलिए भाई, स्ट्रक्चर बन गया। दिस वन इज ट्राई मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट वन, ट्राइसिलाइल अमाइन की बात करें, NSIS3 होल थ्राइस। सेंट्रल एटम फिर से कौन बनेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 3 जगह पर लगे हुए हैं SIS3, तो मतलब एक जगह पर क्या लगने वाला है? लोन पेयर। ये बन गया दिस वन इज ट्राइसिलाइल अमाइन, और जो पहले बना था उसको मैंने नाम दिया था ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो देखो क्या कहें। लोन पेयर पहले के पास भी है, दूसरे के पास भी है। वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास तो नहीं है, सिलिकॉन के पास है। कार्बन के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में 4 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ बन चुका, और अगर बन गया तो अब आगे लोन पेयर एक्सेप्ट करने की जगह नहीं है। नहीं है तो मतलब क्या कह सकता हूं कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग करने की गुंजाइश नहीं है। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो हम क्या कहेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, और sp3 का मतलब ज्योमेट्री कैसी बनकर आएगी? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, और जो शेप बनकर आया है वो बनकर आएगा पिरामिडल। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर रखता है। आपसे यही पूछा था ट्राई मिथाइल अमाइन जो है उसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल शेप। चलिए नेक्स्ट वन, इधर वाले की बात करूं। कहा गया ट्राइसिलाइल अमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ है। सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ है। क्यों है? क्योंकि सिलिकॉन कौन सी पीरियड का है? थर्ड का। हम जानते हैं थर्ड पीरियड के अंदर 3s है, 3p है, पर 3d खाली पड़ा हुआ है। 3 हाइड्रोजन से 1 नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड तो बना चुका, बाकी d खाली पड़ा हुआ है, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक के पास वैकेंट है और दूसरे के पास लोन पेयर है। एक का लोन पेयर और दूसरे का वैकेंट हो तो वहां अनइक्वल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। और एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो कि पाई टाइप का हो, आप देख सकते हो ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनकर आया है, उसी को हम क्या नाम देंगे? बैक बॉन्डिंग। तो हाँ, इस एग्जाम्पल के अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है जहां नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन को ट्रांसफर कर रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, ये तो पाई बन गया, पाई को तो गिनते नहीं है, और लोन पेयर अब बचा नहीं। और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनकर आएगा? sp2, और sp2 का मतलब ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप चेक कीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो है ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का। काम की बात, जरूरी थोड़ी ना इसी सिलिकॉन को दो, अगली बार यहां भी दे सकते हो और यहां भी दे सकते हो। कितनी जगह दे सकते हो? 3 जगह। तीनों जगह दोगे तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये फाइनल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या नाम देंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये ट्राइसिलाइल अमाइन के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर आया। यहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई, जबकि यहां नहीं हो पाई। नहीं हो पाई तो इसका जो शेप बनकर आया था ये पिरामिडल था, जबकि जो इसका शेप बनकर आया वो कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि वहां बैक बॉन्डिंग है
जबकि यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं है। कंसेप्ट देखिए, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाई, जबकि इसके अंदर पी पाई डी पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग हो गई। नाइट्रोजन की तरफ से पी पाई, सिलिकॉन की तरफ से डी पाई, नाम दिया पी पाई डी पाई। 1 2 3 और 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, 1 2 3 और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम के लिए, साइड एटम तो कार्बन या सिलिकॉन जो भी है उनका नहीं, नाइट्रोजन के लिए। sp3 था, एक लोन पेयर लगा था, शेप का नाम बना था पिरामिडल, जबकि sp2 का मतलब ये कैसा बनकर आया, ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रॉन्ग लेविस बेस बनेगा, जबकि ये वीक लेविस बेस बनेगा। क्यों भाई? लेविस बेस वो होते हैं जो दूसरे को लोन पेयर दें, लोन पेयर ही नहीं बचा, क्योंकि लोन पेयर अपने अंदर ट्रांसफर हो गया। अगर अपने ही अंदर ट्रांसफर कर दिया तो किसी और को डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो गया, जबकि इसके पास लोन पेयर बचा है। और अगर लोन पेयर बचा है तो ये दूसरे को लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और जो दूसरे को लोन पेयर डोनेट करते हैं वही क्या कहलाते हैं, लेविस बेस। तो ये स्ट्रॉन्गर लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, जबकि ये वीक लेविस बेस बनेगा। तो कंसेप्ट क्या बताता है कि जो अपने ही अंदर लोन पेयर ट्रांसफर कर देते हैं वो किसी और को नहीं दे पाते। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से लेविस बेसिक नेचर कम हो जाती है, और अगर बैक बॉन्डिंग ना हो तो वो किसी और को लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, और जो दूसरे को लोन पेयर डोनेट करेगा वो कहलाएगा लेविस बेस। तो ये तो था ट्राई मिथाइल अमाइन के लिए, और ये था ट्राई सिलाइल अमाइन के लिए। सेम एग्जांपल फिर से लेते हैं। लेविस बेसिक स्ट्रेंथ की हमें कंपेयर करनी है, और लेविस बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए जो लिखा है, दिस वन इज डाई मिथाइल ईथर, और इधर लिया है डाई सिलाइल ईथर। चलो भाई चेक करते हैं डाई मिथाइल ईथर और डाई सिलाइल ईथर के लिए। अच्छा, इससे पहले वाले एग्जांपल में एक और चीज देखो, क्या आपसे अगर पूछा जाता कि कंपाउंड लिख देता PSiH3 होल थ्राइस, पूछता बताओ इसका शेप क्या होगा, बताएं आंसर क्या होगा। PSiH3 होल थ्राइस ट्राइसिलाइल फोस्फीन। चलिए इसका शेप बताएं क्या होगा। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, वैलेंस शेल में 5, कितने SiH3 जुड़े, 3, एक क्या बचा, लोन पेयर। फॉस्फोरस था, 3 SiH3 सिलाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, और फॉस्फोरस के पास बचा था एक लोन पेयर। फॉस्फोरस के पास लोन पेयर अवेलेबल है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बताएं बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? कंडीशन तो पूरी हो गई, एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो वो ट्रांसफर करके पाई बना सकता है। अब चेक करें, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास बैक बॉन्डिंग, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब बैक बॉन्डिंग की कंडीशन तो पूरी है। पर मैं यहां पर कहता हूं कि ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होने वाली, मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं करवानी है। सोचे क्यों? फॉस्फोरस थर्ड पीरियड, सिलिकॉन थर्ड पीरियड। अगर दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं तो हम कहेंगे साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो पाई बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक पॉइंट बोल रहे थे पहले, पाई बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि साइज छोटा हो। सेकंड पीरियड या सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, और उसके आगे जाओगे तो साइज बढ़ेंगे, और साइज बढ़ने पर पाई बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1 2 3 4 sp3 बनेगा, और शेप का नाम होगा पिरामिडल। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल भी अपन ने लिया जहां पर कंडीशन पूरी थी पर फिर भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि साइज बड़ा था। सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, यही एग्जाम्पल लेने होते हैं। चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। डाइमिथाइल ईथर, सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 तो काम में आ गए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉनों का मतलब कितने लोन पेयर बचेंगे, 2। चलिए भाई ये स्ट्रक्चर बन गया। उधर वाले की बात करते हैं। सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में थे 6, 2 SiH3 सिलाइल ग्रुप जुड़े हैं, और बाकी 2 बचे हुए हैं लोन पेयर। 2 सिलिकॉन वाले कंपाउंड हैं, और बाकी 2 बचे हुए हैं लोन पेयर। अभी तक तो दोनों सेम है। अब देखिए आगे क्या होगा। अगर बात की जाए पहले के अंदर तो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। क्यों वैसा ही रहेगा, जरा चेक करो। वैसा ही इसलिए रह पाएगा क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है पर कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि कार्बन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए।
3 हाइड्रोजन के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ, और 4 बॉन्ड बना लिया, मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, और बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो शेप वही बनकर आएगा जिसको हम नाम देते हैं वी, बेंट या फिर एंगुलर। 1 2 3 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बना दिया आपने, sp3, और sp3 का मतलब जो ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, उसको तो हम नाम देंगे टेट्राहेड्रल, और जो शेप बनकर आएगा वी, बेंट या फिर एंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट वन, अगले में बात करूं तो अगले का शेप चेंज हो गया। अच्छा क्यों हुआ होगा जरा चेक करो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हाँ है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हाँ है, एक का लोन पेयर दूसरे का वैकेंट, कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट। अच्छा ये कोऑर्डिनेट बनाकर आपने क्या किया, अगर आप दोनों को कोऑर्डिनेट कर देते तो लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बनता, पर आपने रेजोनेंस दिखाया, और रेजोनेंस दिखाकर आपने क्या किया, ये वाला जो लोन पेयर था आपने उसको ट्रांसफर किया, एक बार इधर गया और एक बार इधर गया, और इस तरह से ट्रांसफर करके ये स्ट्रक्चर बना दिया। एक लोन पेयर बचा हुआ है, 1 2 3, और 3 का मतलब आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या बना दिया, sp2, और sp2 मतलब ये कैसा दिखेगा, वी शेप या फिर बेंट शेप या फिर एंगुलर। और अगर आप दूसरा भी लोन पेयर डोनेट कर देते तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp टाइप का दिखा देते, और sp टाइप का दिखाते हैं कैसा बन जाता, लीनियर टाइप का। हाँ पर अगर कंपेयर करें, वो तो बॉन्ड पैरामीटर या क्वेश्चन के हिसाब से है, जो भी आपको बताना पड़े वो बता दोगे आप। पर अगर हम कंपेयर करें लेविस बेसिक स्ट्रेंथ, तो लेविस बेस वो होते हैं जो दूसरे को लोन पेयर डोनेट करें। अब दूसरे को लोन पेयर डोनेट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, उसका आप एक लोन पेयर चाहें तो उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब उसके पास लोन पेयरों की कमी है, और जिसके पास लोन पेयर एक्सेस में होते हैं उसके अंदर दूसरे को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे, लेविस बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा। चेक करो भाई, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं है, जबकि इसके अंदर पी पाई डी पाई की है, ऑक्सीजन की तरफ से पी पाई और सिलिकॉन की तरफ से डी पाई है। ये वाला बनकर आया है sp3, और अगर एक लोन पेयर डोनेट किया है तो ये बनकर आया है sp2। ये भी वी शेप है, ये भी वी शेप है, पर ये बढ़िया लेविस बेस है, ये वीक लेविस बेस है, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड बैक बॉन्डिंग कर लेता है तो वो लोन पेयर को अपने ही अंदर डोनेट कर देता है, और अगर अपने ही अंदर डोनेट कर देगा तो किसी और को डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, इसीलिए इसका लेविस बेसिक नेचर ज्यादा और उसका लेविस बेसिक नेचर कम हो जाएगा। सेम ऐसा एग्जांपल पहले वाले में भी आया था, चेक करो। अगर हम बात करें उसने अपने ही अंदर डोनेट कर दिया तो किसी और को नहीं दे पाया, जबकि ये जो था इसके पास बचा हुआ है और ये किसी को नहीं दे रहा, इसलिए इसकी लेविस बेसिक नेचर ज्यादा और इसकी लेविस बेसिक नेचर कम होने वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं, बैक बॉन्डिंग की वजह से लेविस एसिडिक नेचर भी कम होता है और लेविस बेसिक नेचर भी कम हो जाता है। जैसे BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में कंपेयर करें, BF3 ने अपने ही अंदर बैक बॉन्डिंग कर दी तो किसी और से लेने की टेंडेंसी कम हो गई, लेविस एसिडिक नेचर कम हो गया। अगर कोई कंपाउंड अपने ही अंदर डोनेट कर देगा तो किसी और को डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई, लेविस बेसिक नेचर भी कम हो गया। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से लेविस एसिडिक नेचर भी कम होता है और लेविस बेसिक नेचर भी कम होता है। एक क्वेश्चन पूछता है, कौन ऐसा एग्जांपल है जिसका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से ज्यादा है पर उसका रीजन बैक बॉन्डिंग नहीं है। एक्सपेक्टेड से ज्यादा, 1 2 3 4, sp3 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, एक्सपेक्ट करोगे आप 109.28, क्योंकि टेट्राहेड्रल के करस्पॉन्डिंग तो बॉन्ड एंगल यही होते हैं। बॉन्ड एंगल इससे कम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, आपने कई बार देखा। कैसे देखा, जैसे अमोनिया कम होकर हो गया था 107, पानी 2 लोन पेयर आने की वजह से और कम हो गया 104.5, पर ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा भी हो सकते हैं। बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से ज्यादा मतलब 109.28 से ज्यादा, चेक करिए यहां पर ज्यादा है क्योंकि ये sp2 बन चुका, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब 120 के आसपास का बॉन्ड एंगल होगा, लोन पेयर है थोड़ा बहुत चेंज आएगा पर हाँ 120 के आसपास का बॉन्ड एंगल आया, तो मतलब ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, पर वहां तो बैक बॉन्डिंग है। पर ऐसा क्वेश्चन लिख के दे कि कौन ऐसा है जिसमें विदाउट बैक बॉन्डिंग भी चेंज हुआ, ये रहा आंसर, बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, 109.28 से ज्यादा है, लगभग 110 के आसपास का एंगल है। अब एक्सपेक्ट तो आप 109.28 कर रहे थे, पर 110 के आसपास का क्यों बोल पा रहे हैं, तो जरा चेक करो, CS3 लगा है। अगर ऐसे बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो हम जानते हैं कि ये बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, और रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर ये दूर भागेंगे तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा।
तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया है और उसकी वजह से रीजन जो है वो यहाँ पर ये बनकर आया है कि यहाँ बल्कि ग्रुप जो लगे हुए हैं उनके बीच में रिपल्शन लगेगा और इन बल्कि ग्रुप के रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ने लग गया। तो ये बल्कि ग्रुप रेस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा हुआ। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा ही बनकर आया उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। यहाँ पर लेविस बेसिक नेचर कंपेयर कर सकता है, पाई का टाइप पूछा जा सकता था, यहाँ तो नहीं बना पर इसके अंदर बना है जिसको हम नाम दिया है पी पाई डी पाई टाइप का बैक बॉन्ड। इसके अलावा हम कह पा रहे हैं कि ये बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से ज्यादा निकला और उसका लॉजिक बैक बॉन्डिंग नहीं है, लॉजिक है बल्कि ग्रुप के बीच में लगने वाला रिपल्शन। नेक्स्ट वन, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ CH3OH और SiS3OH। CH3OH मतलब मिथाइल एल्कोहल और SiS3OH मतलब सिलाइल एल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल एसिड है, क्योंकि अगर लेविस होता तो नाम लिख के देता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ वाली। चलिए, आपने यहां से इस हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। अगर हाइड्रोजन को रिलीज कर दोगे तो बनने वाला कंपाउंड होगा CH3O-। उधर से भी आपने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। अगर हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया तो बनने वाला कंपाउंड होगा SiS3O-। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस लगा है, इस पर भी माइनस लगा है, माइनस दोनों जगह है। ऑक्सीजन के माइनस का मतलब हो गया लोन पेयर। लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर वहां भी है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 3 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन से, मतलब इसके पास डिब्बा खाली नहीं है। सिलिकॉन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, 3 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन से, पर इसके पास डिब्बा खाली है क्योंकि ये कौन से पीरियड का है, थर्ड। 3s और 3p के बाद 3d खाली पड़ा हुआ है। उसमें लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। एक का लोन पेयर दूसरे का वैकेंट हो तो हम कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग होगी, और अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनकर आएगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट। इसके माइनस को आपने डाइवर्ट कर दिया, इसके माइनस को आपने बैक बॉन्डिंग में ले गए, और अगर इसके माइनस को बैक बॉन्डिंग में ले गए तो कहेंगे इसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया। और अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो एसिड बढ़िया एसिड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। क्या क्या चीजें पढ़ी आपने, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाता है। अगर हाइड्रोजन निकलने के बाद बनने वाली चीज स्टेबल हो गई तो उसमें से हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल है। आपने दोनों में से हाइड्रोजन निकाला, इसका O- रखा रह गया, पर उसका O- स्टेबलाइज हो गया क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो गई। और अगर बैक बॉन्डिंग हो गई तो कहेंगे ये वाला एसिड पहले वाले के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या कहोगे, नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। पी पाई डी पाई, ऑक्सीजन की तरफ से पी पाई, सिलिकॉन की तरफ से डी पाई। लेस एसिडिक, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनकर आया है वो लेस स्टेबल है, पर ये मोर एसिडिक है। क्यों मोर एसिडिक है, क्योंकि इसका जो बनकर आया कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबल है। तो अगर जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, अगर हाइड्रोजन निकलने के बाद जो बनने वाला कंपाउंड है वो बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है तो वहां से हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल होता है। H+ निकालने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाना चाहिए। फिर से चेक करूं, Ka की वैल्यू कंपेयर करनी है CHF3 और CHCl3। CHF3 था, हाइड्रोजन निकाल दिया, H+ निकालने के बाद बनकर आया CF3-। CHCl3 था, H+ हटाने के बाद बनकर आया CCl3-। सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, माइनस लगने का मतलब कितने हो गए, 5। कार्बन के पास 5 हैं, जिनमें से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, और 3 फ्लोरीन के बाद एक क्या बचा हुआ है, लोन पेयर। ये रहा लोन पेयर जिसके अंदर हमने नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर दिया। कार्बन के वैलेंस शेल में 5 थे, 4 होते हैं, माइनस लगते ही 5 हो गए। 3 क्लोरीन जुड़े हैं और एक बचा हुआ है लोन पेयर, ये रहा, इसका भी लोन पेयर इंडिकेट कर दिया। दोनों जगह लोन पेयर है। लोन पेयर तो दोनों के पास है, पर वैकेंट ऑर्बिटल की बात करें तो फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड में डिब्बा खाली नहीं होता। क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का होने की वजह से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक का लोन पेयर दूसरे का वैकेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बनने वाली चीज स्टेबल हो गई। और अगर बनने वाला कंपाउंड स्टेबलाइज हो गया तो कहेंगे इसमें से हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल है, और फेवरेबल है मतलब ये बढ़िया एसिड है। मतलब Ka की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो CHCl3 की ज्यादा और CHF3 की कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और काम की बात जो यहां से बनती है, आपसे पूछा जाता है कि यहां जो बैक बॉन्डिंग हुई है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसके लिए कहा जाता है कि यहां पर जो ये बैक बॉन्डिंग आप कर रहे हैं ये वीक बैक बॉन्डिंग कहलाती है। वीक बैक बॉन्डिंग का लॉजिक जरा समझिएगा क्या होता है।
ये वीक बैक बॉन्डिंग में यहां पर क्यों बोल रहा हूं, क्लोरीन यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, बाकी 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने लोन पेयर हैं? 3। इसके पास ऑलरेडी खुद के लोन पेयर हैं और वहां से वो भी लोन पेयर लेकर आ रहा है। इसके लोन पेयर, उसके लोन पेयर, लोन पेयर के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। और अगर रिपल्शन लगेगा तो इस रिपल्शन की वजह से बनने वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो वीक बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो ध्यान रखिए, इस तरह के कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां हम बैक बॉन्डिंग को अवॉइड कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल NCl3, जैसे कि फॉर एग्जांपल PF3। लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से हम कहते हैं कि यहां पर अगर आप बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं तो रिपल्शन ज्यादा ही होने लगता है, इसलिए आप बैक बॉन्डिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने बैक बॉन्डिंग कर भी ली तो आप करने के बाद ये इंडिकेट करेंगे कि यहाँ जो बैक बॉन्डिंग हुई है वो किस टाइप की बैक बॉन्डिंग है? वीक बैक बॉन्डिंग। ये वीक बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल है। फिर भी हाँ, इन दोनों में कंपेयर करें तो वो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया, और अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया तो हम कहेंगे उसके लिए एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, उसके लिए Ka का वैल्यू भी ज्यादा होगा। क्या कहोगे? कोई बैक बॉन्डिंग नहीं थी, p पाई d पाई टाइप की थी। p पाई d पाई, कार्बन की तरफ से p पाई और क्लोरीन की तरफ से d पाई, p पाई d पाई टाइप की थी। यहां पर हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल नहीं है इसलिए लेस एसिडिक है, जबकि इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है इसलिए मोर एसिडिक है। और Ka की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो CHF3 और CHCl3 में CHCl3 के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अगर बनने वाला कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाए तो उसमें से हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग के बाद अगर बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए तो हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल होगा। जैसे यहां हाइड्रोजन निकलने के बाद बनने वाला कंपाउंड स्टेबलाइज हो गया, इसलिए चीज स्टेबल हो गई। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद वो चीज बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गई, वहां से हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल होगा। कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं कि H+ निकालने के बाद अगर बनने वाला कॉन्जुगेट बेस बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है तो वहां से हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल होता है। और इसके अलावा और भी टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे यहां पर बना वीक बैक बॉन्डिंग थी और क्यों कही? क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा था। और टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे हमने यहां पर कहा कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो पर बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं हो, तो हाँ ये रहा एग्जांपल, क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप लगे थे और ऐसे जो बल्कि ग्रुप होते हैं उनके बीच में लगता है रिपल्शन, और रिपल्शन लगने की वजह से उनके अंदर बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड से ज्यादा होने लग जाते हैं। तो ये बैक बॉन्डिंग के तरीके थे, उनको बताने के एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ पर समझ रहे थे। इसके अलावा और भी देखिए क्वेश्चन जो एक और बन जाता है, पूछ लेता है कौन ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है या नहीं है उनको बताने के लिए चेक करो भाई, शक्ल देख के बताएंगे बैक बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर बनाने पे तो पता चल ही जाता है। BF3, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 थे, 3 फ्लोरीन कंबाइन हो गए, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बना दिया आपने sp2, ये बन गया था ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर है, हाँ है, किसके पास है? फ्लोरीन के पास। डिब्बा है, हाँ है, किसके पास है? बोरोन के पास। एक का लोन पेयर दूसरे का वेकेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वन BF4 माइनस, सेंट्रल एटम बोरोन था, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। बोरोन के पास 3 फ्लोरीन नॉर्मल कंबाइन हो गए, ये रहा बोरोन के पास 3 फ्लोरीन नॉर्मल, और एक F- आया जो लोन पेयर लेकर आया, और लोन पेयर लेकर आने की वजह से उसने कोऑर्डिनेट से बैक बॉन्डिंग तो करने की कोशिश करी, पर ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, ये तो सिग्मा कोऑर्डिनेट है, और सिग्मा कोऑर्डिनेट है तो इसको हम बैक बॉन्डिंग में काउंट नहीं करेंगे। अब देख लो जरा, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है पर वो दे नहीं सकता क्योंकि डिब्बा भर चुका, वो डिब्बा भर गया तो मतलब क्या कहेंगे? बैक बॉन्डिंग होना पॉसिबल नहीं है। OF2, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं और बाकी के बचे हैं लोन पेयर। चेक करिए भाई, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हाँ है, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, डिब्बा खाली नहीं होगा, और डिब्बा खाली नहीं होगा तो नहीं कर पाया। OCl2 चेक करें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, यहां पर आ गया 1, यहां पर 2, बाकी 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हाँ है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हाँ है। क्यों है? क्योंकि क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड, और थर्ड पीरियड में क्या खाली पड़ा होता है? D,
और डी खाली पड़ा है तो मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हो, और ट्रांसफर करके कौन सा बॉन्ड बना सकते हो, कोऑर्डिनेट। बैक बॉन्डिंग तो हो गई, पर काम की बात फिर से यहां पर आएगी कि यहां जो बैक बॉन्ड बनकर आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, वीक बैक बॉन्डिंग। लॉजिक बताएं क्यों कहा होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है। जब एक्सेप्टर के पास खुद के पास लोन पेयर हो तो दूसरे से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो वो बैक बॉन्डिंग कर तो जाता है, पर इस केस में जो बैक बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वीक बैक बॉन्डिंग। वीक बैक बॉन्डिंग कहलाएगी। नेक्स्ट वन चेक करिए, NF3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 थे, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, एक बचा है लोन पेयर, शेप का नाम बन गया है पिरामिडल। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हाँ है, फ्लोरीन के पास वैकेंट नहीं है, और नहीं है तो मतलब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। SiS3OH। सिलिकॉन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, इधर ऑक्सीजन था, यहाँ हाइड्रोजन था। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक का लोन पेयर दूसरे का वैकेंट ऑर्बिटल आप ट्रांसफर कर सकते हो, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वन, BF3.NH3। अमोनिया है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 थे, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक लोन पेयर होगा। ये लीजिए भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। BF3 बोरोन के पास 3 फ्लोरीन जुड़े थे, अमोनिया ने अपना लोन पेयर डोनेट किया और इसके साथ बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए ये बन गया BF3.NH3। डॉट का मतलब एडक्ट बना है, जहां दोनों मोलिक्यूल आपस में कौन सा बॉन्ड बनाकर जुड़े हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। सिग्मा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, पर यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और अब तो गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि उसके पास डिब्बा खाली नहीं होगा। आप बिना स्ट्रक्चर बनाए डायरेक्ट भी देख सकते थे कि डिब्बा है या नहीं है। BF3 में हो जाएगा, BF4 माइनस नहीं होगा, OF2 नहीं होगा, OCl2 होगा, पर किस टाइप का होगा, वीक टाइप का। NF3 नहीं होगा, SiS3OH होगा, और BF3.NH3 नहीं होगा। तो ये तरीके हैं पहचानने के कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है। एक के पास लोन पेयर, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब वो अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट वाला पाई होता है, और कोऑर्डिनेट वाला पाई ही क्या कहलाता है, बैक बॉन्ड। साइज छोटे हों, सेकंड पीरियड या सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, यही कंडीशन है। बाकी जो क्वेश्चन ने पूछा उसके अकॉर्डिंग बताना है। लेविस एसिडिक नेचर कम हो जाती है, लेविस बेसिक नेचर कम हो जाती है, और अगर हाइड्रोजन हटाने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज हो गया तो वहां से हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल हो जाता है। तो ये बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस थी और उसको बताने के तरीके हमने यहां पर सीखे थे। तो बैक बॉन्डिंग के अंदर ही एक और एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं, नाम दिया है B3N3H6, जिसको हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। और भी नाम दिए हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन के, बोराजीन या बोराजोल इसे कहा जाता है। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम बनकर आते हैं बोरोन और नाइट्रोजन, और उनका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा रहा है तो वो बैक बॉन्डिंग की वजह से चेंज हुआ है। चेक कीजिएगा कैसे था। B3N3H6 की बात करते हैं, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर बना, और हर एक एटम के पास एक एक हाइड्रोजन को हमने कंबाइन करके दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है B3N3H6 का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक्चुअल में बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना है। आप देख सकते हो बेंजीन के अंदर 6 मेंबर्ड रिंग बनी होती है, यहां पर भी है, कोने पर हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहां पर भी है। फॉर्मूला सेम है, इसके अलावा स्ट्रक्चर एक जैसा है। फॉर्मूला इसलिए सेम बोला क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम निकल कर आ जाएंगे। नॉर्मल बेंजीन अगर होती है तो उसका फॉर्मूला आप लिखते हैं दिस वन इज C6H6, ये नॉर्मल बेंजीन कहलाती है। क्या कहते हो, कार्बन कार्बन की चेन उसके अंदर बनी होती है, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है नॉर्मल बेंजीन के लिए, और हर एक जगह पर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक एक हाइड्रोजन कंबाइन करके ये बॉन्ड हमने बना दिया। ये बना C6H6 नॉर्मल बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अलावा इसमें पाई बॉन्ड भी पाए जाते हैं। 3 पाई हैं जो कि रेजोनेंस के नाम पर घूम रहे होते हैं। चलिए, अब ये पाई इसके अंदर भी बनाए जा सकते हैं। एक और पॉइंट जो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था, जरा चेक करना। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 कार्बन में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 36। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन में 6 और हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आए हैं, 42। यहां 42 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। B3N3H6 की बात करते हैं, जरा चेक करें। B3N3H6 में देखें तो एक बोरोन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 बोरोन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
15। एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 3 में कितने हो जाएंगे? दिस वन इज 21 और 6 हाइड्रोजन यहां पर हो गए। कितना हो गया जरा चेक करें। 6 + 6 ये हो जाएगा 12, एक बचा है 2 और 1 3 और 1 4, ये भी हो गया 42 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी सेम है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 42 बनकर आए हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 42 बनकर आए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है तो उसको हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर सेम बनकर आया। अच्छा, इसके अंदर पाई है क्या? वहां हो सकता है, चेक करिए। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 थे, उसने 3 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 थे, उसने 3 बॉन्ड बना लिए, पर एक नाइट्रोजन के पास बचा है लोन पेयर। और अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन के वैकेंट में ट्रांसफर करेगा इस तरीके से। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, बोरोन के पास एक डिब्बा खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि बोरोन के पास डिब्बे होते हैं 4, एक 2s वाला और 3 2p वाले। बॉन्ड 3 बनाए थे, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल था, एक का लोन पेयर, दूसरे का वैकेंट। कौन सा बॉन्ड बनकर आया? कोऑर्डिनेट। यहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ, नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बनाया, यहां पर भी ऐसा ही हुआ, नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसकी वजह से पाई का कैरेक्टर डेवलप हुआ, उसी को हम क्या नाम देते हैं? बैक बॉन्डिंग। तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पाई गई। तो ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि बैक बॉन्डिंग को डेवलप कर रहा है। यहां पर भी 3 पाई बनकर आए थे, यहां पर भी 3 पाई बनकर आए हैं। अच्छा, ये घूम सकते हैं, रेजोनेंस पॉसिबल है। डी लोकलाइज होकर इसको आप यहां लगा सकते हो, इसको यहां और इसको यहां कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। आप इस बोरोन को ना डोनेट करके यहां डोनेट कर दो तो ये यहां डोनेट कर देगा, ये यहां डोनेट कर देगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, घूम गया, रेजोनेंस हो गया। तो इसीलिए दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, दे आर आइसो स्ट्रक्चरल। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और बेंजीन के जैसा होता है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। फॉर्मूला बनकर आता है B3N3H6, बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल है। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले गए हैं? sp2 हैं। चेक करो, 1 2 3, मतलब ये क्या बन गया था? sp2। और यहां पर भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये भी बन गया है sp2, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है उसको तो हम गिनते नहीं है, सारे के सारे एटम। अच्छा, अभी आप पाई बॉन्ड जो नोटिस कर रहे हैं, यहां पर बना है 1, यहां 2, यहां 3, रेजोनेंस के नाम पर घुमा दिया, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, ये घूम गया। तो यही डीलोकेलाइजेशन है। और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस। तो ये B3N3H6 है, जिसको आप नाम दे रहे थे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है वो नॉर्मल बेंजीन के रेस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसा क्यों है, जरा चेक करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर आप देखते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनकर आए हैं वो नॉन पोलर टाइप के हैं। क्योंकि कार्बन कार्बन बनाएगा तो दोनों का EN सेम है, डेल्टा EN 0 होगा तो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर। यहां पर अगर आप देखोगे तो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में EN का डिफरेंस है, और अगर EN का डिफरेंस है तो इसका बॉन्ड बनेगा पोलर। अगर ये पोलर है तो इसमें दोनों टाइप के अटैक होंगे, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। और अगर दोनों टाइप के अटैक होंगे तो कहा जाएगा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जबकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। कंपाउंड पोलर है ऐसा नहीं है, कंपाउंड तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा और इसका भी 0 हो जाएगा। और अगर बॉन्ड्स को कंपेयर करोगे तो इसके बॉन्ड्स नॉन पोलर है, जबकि उसके बॉन्ड्स कैसे बनकर आए हैं? पोलर। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑर्गेनिक बेंजीन से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स। पोलर कंपाउंड नहीं, पोलर बॉन्ड्स, क्योंकि बोरोन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बना है वो पोलर होता है, जबकि वहां कार्बन और कार्बन के बीच में बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर टाइप का होता है। तो ये बैक बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल जो कि हमने लिया B3N3H6 की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, जो अगला पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, नाम दिया है डाइमराइजेशन या फिर पॉलीमराइजेशन, मतलब डाइमर या पॉलीमर बनाने के तरीके। क्या कहा था मैंने? पी ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी का तरीका तो ये है कि एनसीईआरटी के अंदर आप जो स्टडी करते हैं वो ब्लॉक के हिसाब से है। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई किया हुआ है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। प्रॉपर्टीज का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर उन ब्लॉक्स के अंदर ही, उन ग्रुप्स के अंदर ही अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिनको वो क्लासिफाई कर देता है, बीच बीच में उनके नाम आते हैं। तो हम पहले उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समझने वाली चीजें भी हैं, ये कंसेप्चुअल भी होते हैं और क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी भी यहां से पाई जाती है, इसीलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं। पहला कंसेप्ट मैंने बैक बॉन्डिंग बताया था और दूसरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं डाइमर और पॉलीमर बनाने के तरीके। क्या कहा? डाइमर और पॉलीमर के दो तरीके यहां पर जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें एक को नाम दिया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
अगर 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक और पॉसिबिलिटी होती है जिसको नाम दिया जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को नाम देते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 के बीच में 2 की शेयरिंग होती है तो इसको एक और नाम दिया जाता है, ये वाला जो बॉन्ड बनकर आते हैं इसको हम नाम देते हैं बनाना बॉन्डिंग। ये बनाना बॉन्डिंग का एक फेमस एग्जांपल जो कि आप चेक कर रहे हो B2S6 जिसको हम नाम देते हैं डाइबोरेन। इसके अलावा BeS2 डाइमर हो या पॉलीमर, एल्यूमिनियम के साथ Al2CS3(6), Ga2CS3(6) सब वही है। क्या है सब में? कोने पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और इस तरह से जब कोने पर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो जब पॉलीमर बनाने जाता है तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनकर आता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? बनाना बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी इस तरह का कुछ पॉसिबल होता था, पर यहाँ पर ये बनाना बॉन्डिंग के एग्जांपल है जो कि यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन चेक करूँ। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड जब बनता है ये तब के लिए होता है जब वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। ये बनाना बॉन्डिंग वाले एग्जांपल है और वो कोऑर्डिनेट वाले क्या है? BeCl2 का डाइमर ले लो, BeCl2 का पॉलीमर ले लो, AlCl3 का डाइमर ले लो, IeCl3 का डाइमर ले लो, ये सब उसी के एग्जांपल है। कोने पर यहां पर लगा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है और वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हुए कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है? कोऑर्डिनेट। तो ये वो वाले एग्जांपल हैं जो कोऑर्डिनेट से डाइमर बनाते हैं। अगर कोऑर्डिनेट से डाइमर बनकर आता है तो उसको नाम दिया जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और अगर बनाना बॉन्डिंग से नाम बनकर आता है तो उसको नाम दिया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और यहाँ 3 एटम के बीच में 4 की शेयरिंग होगी। कोने पर क्लोरीन जुड़ेगा और कोने पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। समझते हैं तरीके को, बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल में हम बात करने वाले हैं वो होगी बनाना बॉन्डिंग की। बनाना बॉन्डिंग को हम नाम दे रहे हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और नाम लिया है B2S6, मतलब जिसको कहा जाता है डाइबोरेन। क्या पढ़ा था? बोरोन की फैमिली के अंदर जो हैलाइड बनते हैं, हेलोजन के साथ हैलाइड होते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनते हैं। वो अलग अलग कंपाउंड हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बोरोन फैमिली के चालू होते ही आता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पर जो बनने वाले कंपाउंड हैं जिनको हम नाम देते हैं हाइड्राइड, उनकी बात होगी। हाइड्राइड जो होते हैं बोरोन फैमिली के, उनके नाम के पीछे लगाया जाता है एन। जैसे बोरोन से बना है तो नाम बोरेन, एल्यूमिनियम से बना है तो एलेन, गैलियम से बना है तो गेलेन। नाम के पीछे क्या लगा देना होता है? एन। 2 बोरोन जुड़ेंगे यानी 2 बोरोन के हाइड्राइड जुड़ेंगे तो नाम देंगे डाइबोरेन। बोरोन का हाइड्राइड था, फॉर्मूला मैंने लिखा BH3, और अगर 2 BH3 को मैं जोड़ दूंगा तो 2 BH3 कंबाइन करने पर जो कंपाउंड बनकर आएगा दिस वन इज B2H6, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डाइबोरेन। समझते हैं कैसे बनाना है। सेंट्रल एटम लेना है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 पे बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन बनकर आएगा 1s2 2s2 2p1। S के अंदर 2 हैं और P के अंदर 1 है। आपको अनपेयर्ड रखना है तो आप इलेक्ट्रॉनों को आगे फेंक दीजिए। आगे फेंकने के बाद जो बनेगा S के अंदर 1 होगा और P के अंदर 2 होंगे। एक डिब्बा खाली बचा हुआ है। डिब्बा जो खाली बचा है मतलब उसको मैं क्या नाम दूंगा? वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। चलिए पहला जो डिब्बा है वो है S वाला। अगला वाला मैं अगर PX कहता हूं तो नेक्स्ट वन आएगा PY और उसके बाद जो आएगा वो होगा PZ। ये वाला कौन सा था? ये S था, ये PX था, ये PY था और ये PZ था। काम की बात यह है कि 3 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि जो चौथा वाला है वो कैसा है? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट है मतलब खाली है, अभी तक इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। आपको इंटरमिक्सिंग करनी है क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन बोलना पड़ेगा आगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन के लिए कहा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उसका इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों से लेना देना नहीं होता इसका मतलब हम क्या समझें? इसमें इलेक्ट्रॉन हो तो भी चलता है, ना हो तो भी चलता है। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल सब काम में आ सकते हैं जब आप हाइब्रिडाइजेशन बताने जाएं। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन करते टाइम आपसे पूछे जाए कितने काम में लोगे, 3 या 4? कहेंगे 4 काम में आ सकते हैं। 3 भरे हुए हैं क्योंकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, चौथा खाली है, पर हम खाली को भी काम में ले सकते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता, ऑर्बिटल्स का होता है। आपने 4 को काम में लिया, हम कहते हैं जितने काम में लोगे उतने ही बनेंगे, तो 4 को काम में लिया है तो 4 बनेंगे। चारों की एनर्जी और शेप सब कुछ सेम होगा, उनसे इनका बनना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। और ये जो नए ऑर्बिटल बनकर आएंगे उनको हम क्या नाम देंगे?
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सबकी एनर्जी और शेप सेम है। एक एस और 3 पी को मिलाया है तो बनने वाले ऑर्बिटल का क्या नाम देंगे? sp3। चारों के चारों sp3 कहलाएंगे, जिनमें से 3 तो भरे हुए हैं और जो चौथा वाला है उसको मैं नाम दूंगा कि ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि आप इंटरमिक्सिंग खाली के अंदर ही चला रहे थे। चलिए 4 ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनकर आया है। अब इस sp3 के करस्पॉन्डिंग में b2s6 का फॉर्मेशन करने वाला हूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। b2s6 में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कितने बोरोन अवेलेबल हैं, 2। चलिए भाई, ये रहा b2s6 जिसके अंदर 2 बोरोन हमने इंडिकेट कर दिए। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में लेने हैं? 4। चलो भाई, ये 4 इंडिकेट करता हूं मैं। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये 4th वाला ऑर्बिटल जो कि मैंने वैकेंट बनाया हुआ है उसको मैंने यहाँ इंडिकेट किया डॉट डॉट से, क्योंकि वैकेंट है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये खाली से बना था। अगले बोरोन के पास भी 4 ऑर्बिटल हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, और ये जो 4th वाला चल रहा है ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। चलिए भाई, ये 4 काम में आने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। कितने हैं? एक बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन 3। चलिए भाई, ये बोरोन रहा और इस बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। यहाँ पर आया फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हो गया थर्ड। ये तो खाली था, इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था। अगले बोरोन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और ये वाला खाली था, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब आपको मिलाना है हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन काम में लेने हैं? 6। चलिए भाई, हाइड्रोजन को लेकर आते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है s ऑर्बिटल में और हम जानते हैं s ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसा रहने वाला है? स्फेरिकल। तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो हमने काम में ले लिया और ये स्फेरिकल है, जिसके साथ हमने कंबाइन करके इस तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हुए दिखा दिया। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हाइड्रोजन के पास? 1। तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ और ये हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हुए इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ये कंपाउंड बनकर आया है जिसको मैं नाम देता हूँ B2S6। नाम दिया जाता है डाइबोरेन। कितने बोरेन जुड़े हुए हैं? 2, इसीलिए क्या नाम दिया है? डाइबोरेन। चेक करो अब क्या कहोगे? इस बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और 4 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला जाएगा? sp3। तो ये sp3 हाइब्रिड टाइप का है, वो वाला भी sp3 है। ज्योमेट्री बनकर आई है टेट्राहेड्रल, दोनों के लिए सेम टेट्राहेड्रल कहा जाएगा। इसके अलावा देखो क्या कहे, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड है जो इंडिकेट करने होते हैं। एक को नाम दिया जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। चेक करो भाई, बोरोन और हाइड्रोजन एटम 2 हैं और बीच में इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का, क्या नाम बना? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये चारों बॉन्ड तो एक जैसे हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे कितने बॉन्ड बनकर आए हैं? 4। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इन हाइड्रोजन्स को नाम दिया जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन, क्योंकि ये कोने पर लगे हैं। कोने वाले हाइड्रोजन्स को क्या नाम दिया है? टर्मिनल। चेक कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4 ये टर्मिनल हाइड्रोजन है और टर्मिनल वालों के साथ जो बॉन्ड बने हैं उसको मैं नाम देता हूं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इधर है, 2 इधर बनकर आए हैं। नेक्स्ट वन, बीच में अगर हम बात करें बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन, एटम जुड़े हैं 3 और इलेक्ट्रॉन है 2, एक बोरोन का और एक हाइड्रोजन का। 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नाम दिया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 एटम के बीच में 2 की शेयरिंग हुई है, इसलिए क्या नाम दिया है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर भी चेक करो, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, एटम 3 है पर इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है। 3 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या नाम बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक यहां बन के आया, एक यहां बनकर आया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बनकर आए हैं? 2। बीच वाले हाइड्रोजन, इसको नाम दिया जाता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ब्रिज मतलब पुल बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम ब्रिजिंग हाइड्रोजन का नाम दे रहे हैं। तो ये दोनों जो थे वो ब्रिजिंग हाइड्रोजन थे और ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहे हैं उसको मैं नाम देता हूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 टाइप के बॉन्ड हैं जो कोने पर बनकर आते हैं 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, उसको तो हम नाम देते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और जो कोने पर बनकर आए हैं ये वाले टर्मिनल हाइड्रोजन थे। बीच में बात करें तो एटम 3 है पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, इसीलिए क्या नाम बनेगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 क्यों आए? एक इस बोरोन का आ गया, एक इस हाइड्रोजन का आ गया, ये तो खाली डिब्बा था, इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया। तो एटम 3 रहे और इलेक्ट्रॉन 2 ही हुए, इसलिए क्या नाम दिया? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी एटम 3 थे, इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो नाम बना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का। तो इस तरह के बॉन्ड यहाँ पर बनकर आए हैं। इसके अलावा देखो और क्या कह सकते हैं,
इसी बॉन्ड को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज बनाना। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो इनको कंबाइन करने पर ये बनाना जैसा शेप यहाँ पर आपको दिखाई दिया। बनाना मीन्स केला में कहना चाहूँ तो ये केले की शेप में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं येलो रंग भी उसके लिए इंडिकेट कर दिया और ये केला बना के दिखाया गया, बनाना बॉन्डिंग जिसको हम कह रहे हैं। कितने बनाना बने होंगे, एक यहाँ पर बना के दिखा दिया है और एक यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। तो ये दो बनाना है जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बनाना बॉन्डिंग है जिसका आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर। इसमें कहोगे तो क्या कहेंगे, देखो एक बनाना जो था उसको आपने यहाँ पर बनाकर दिखाया है, आप देख सकते हैं ये बनाना के शेप में इंडिकेट हो रहा है। दूसरे के लिए कलर चेंज कर देते हैं ये पका हुआ था, ये कच्चा बनाना बना देते हैं, एक को मैंने ग्रीन से इंडिकेट कर दिया। तो ये दो बनाना है जिसको आप इंडिकेट कर रहे होते हैं और ये बनाना बॉन्डिंग कहलाती है। जो बी कहा गया है वो ब्रिजिंग हाइड्रोजन के लिए होता है जो ब्रिज पे लगे हैं, और टी कहा गया है वो टर्मिनल हाइड्रोजन है। कितने ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं, दो, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। जो कोने पर लगे हैं वो टर्मिनल हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये चार हैं जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये B2H6 के लिए बनाने का तरीका था और ये एक बॉन्डिंग थी जिसको हम नाम दे रहे थे बनाना बॉन्डिंग, जिसको हम साइंटिफिक नाम में क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जहां 3 एटम के बीच में 2 की शेयरिंग होती है उसको नाम दिया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक बॉन्ड एंगल का पैरामीटर दे रखा है, देखना जरा। बॉन्ड एंगल के पैरामीटर के लिए क्या कह सकते हो, ये वाला एंगल था जिसको हमने नाम दिया है अल्फा और ये वाला एंगल है जिसको मैंने नाम दिया है बीटा। अगर कंपेयर करने के लिए कहे तो क्या कहेंगे, कौन सा एंगल ज्यादा कौन सा कम। अल्फा की वैल्यू कम है और बीटा की वैल्यू ज्यादा है, ये बॉन्ड एंगल इंडिकेट कर रहा है। चेक करो भाई ऐसा क्यों हुआ होगा। हम कहते हैं बॉन्ड एंगल वहां का ज्यादा होता है जहां पर रिपल्शन ज्यादा लगे। रिपल्शन ज्यादा लगेगा, दूर जाएंगे और दूर जाने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। अब आप क्या कहोगे, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इस बॉन्ड के अंदर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 इधर और 2 इधर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस बॉन्ड के अंदर भी 4 है, पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये परमानेंट यहां थोड़ी ना रहेंगे। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है पर ये हमेशा यहां नहीं रहेंगे, तो ऑक्सीलेट कर रहे हैं क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने 3 एटम को जोड़ रखा है और ऑक्सीलेशन की वजह से ये पास भी आएंगे और दूर भी जाएंगे। अगर ये दूर जा रहे हैं तो इसकी वजह से यहां लगने वाला रिपल्शन कम है, जबकि यहां पे लगने वाला रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन परमानेंट यहीं रहने वाले हैं और ये कहीं नहीं जा रहे। और इसी वजह से अगर रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी ज्यादा होगा। अल्फा की वैल्यू कम है और बीटा की वैल्यू ज्यादा है, ये बाहर वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ है, जो अंदर वाली बॉन्ड लेंथ है उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है और बाहर वाली को वाई से रिप्रेजेंट किया है। क्या कहा जाएगा, एक्स और वाई में अगर हम कंपेयर करें तो अंदर वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बाहर वाली कम है। कैसे कहा जाता है, चेक करो। यहां पर एक 4 मेंबर रिंग आपने बनाई है और 4 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल नहीं होती, 5 या 6 मेंबर पे जाते हो तो चीज स्टेबल होती है, पर अगर कम मेंबर रिंग बने तो वो चीज अनस्टेबल हो जाती है। और अगर अनस्टेबल होगी तो इसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन लगेगा। प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है एंगल स्ट्रेन। और अगर ऐसा एंगल स्ट्रेन क्रिएट होगा जिसकी वजह से रिपल्शन लगेगा तो ये एटम एक दूसरे से दूर भागेंगे और दूर भागेंगे तो जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ने लगेगी। तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है, इसीलिए एक्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और वाई की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो ये पैरामीटर थे जो B2H6 में हमने कंपेयर करके दिखा दिए। एक तो 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहा जाएगा, sp3 टाइप का बना हुआ है। बाहर वाले बॉन्ड को नाम दिया है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 टोटल 4 बने हैं। और जो बीच में ब्रिज बनता है उसको हम नाम देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बाहर वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, अंदर वाला बॉन्ड एंगल कम है। ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और ये वाली बॉन्ड लेंथ कम है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन की वजह से दूर चले गए। यहाँ परमानेंट रिपल्शन लग रहा है इसलिए उसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। sp3 के हिसाब से कंपेयर करूं तो कहूंगा sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28। तो ये वाला बॉन्ड एंगल 109.28 से ज्यादा होता है और ये वाला बॉन्ड एंगल 109.28 से कम होता है। तो ये स्ट्रक्चर था B2H6 का जिसकी हम बात कर रहे थे और इसको नाम दिया जाता है डाइबोरेन, मतलब 2 बोरेन जिसमें आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए क्या बताया गया। ये स्ट्रक्चर जो है उसके प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा है। देखो प्लेन के लिए क्या कहूंगा, ये 2 बोरोन थे, पहला बोरोन ये दूसरा बोरोन, इसके अलावा 4 टर्मिनल हाइड्रोजन 1 2 3 4 ये सब हैं जो कि सेम प्लेन में आ सकते हैं। कैसे कहा होगा, सेम प्लेन में आ सकते हैं। देखो अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करूं तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर 2 तो बोरोन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन
मैक्सिमम 6 एटम जो हैं वो सेम प्लेन में आ रहे होते हैं। ये एक प्लेन है जिसको मैं यहाँ पर बनाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उस प्लेन की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ये प्लेन में आ रहे हैं एक ही जगह पर। उसके अलावा बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, एक हाइड्रोजन जा रहा है प्लेन से ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन जा रहा है प्लेन से नीचे की तरफ। ये स्ट्रक्चर डाइबोरेन का हुआ। टेट्राहाइड्रल आपने बनाया था, अब उस टेट्राहाइड्रल में क्या कहोगे? सेंट्रल एटम बोरोन था, ये सेंट्रल एटम बोरोन हो गया। एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया, एक हाइड्रोजन नीचे चला गया और बाकी के 2 हाइड्रोजन प्लेन में जम गए। इस तरह से बोरोन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। इधर वाले की बात करें, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ये तो कॉमन रहेंगे बीच में। तो ये दोनों तो जो है एक हाइड्रोजन प्लेन से ऊपर है, एक हाइड्रोजन प्लेन से नीचे है, इस तरह से। और बाकी के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन एक इधर और इधर हो जाएगा, एक इधर और एक इधर हो जाएगा, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ जो है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बनाया है। कैसे प्लेन को बता रहा हूँ, ये सब कुछ एक प्लेन में आया है और इस प्लेन के अंदर आपसे पूछा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? 6। मैक्सिमम 6 एटम सेम प्लेन में आते हैं, जिनमें से 2 तो होते हैं बोरोन और 4 होते हैं हाइड्रोजन। कौन से 4 हाइड्रोजन होते हैं? टर्मिनल वाले। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन जो होते हैं, 2 तो बोरोन और बाकी 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, वो तो सेम प्लेन में आते हैं। बाकी जो ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन जाता है प्लेन से ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन जाता है प्लेन से नीचे की तरफ, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। और ये स्ट्रक्चर B2S6 का। मैं जो एंगल के लिए कह रहा था, देखो क्या बाहर वाला एंगल 120 लिखा है, अंदर वाला बॉन्ड एंगल ये रहा 97 लिखा हुआ है। तो बाहर वाला एंगल ज्यादा है, अंदर वाला एंगल कम है। बाहर की बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर है और अंदर की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है। अंदर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बाहर की बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग होने की वजह से एंगल स्ट्रेन लगता है और एंगल स्ट्रेन की वजह से दूर चला जाता है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला था? बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन बनकर आता है sp3 और एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसे कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो 8 से। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को कैसे नोटिस करेंगे, चेक करो। इस बोरोन की अगर मैं बात करूं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आपने इस बोरोन के पास सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ले लिए, आपने ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहां गिने और ये वाले भी गिने, तो आप 2 4 6 और 8 गिन लोगे। पर फिर अगर इस बोरोन की गिनती करने जाओगे तो 1 2 3 और 4 ही हो पाएंगे, क्योंकि बाकी तो आप इधर गिन चुके। अगर आपने इसका ऑक्टेट कर लिया तो आप उसका ऑक्टेट नहीं कर पाए। इधर की तरफ लेके चेक करो, 1 2 3 4, इनको भी इधर ले लेता, इनको भी इधर ले लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने इसके पास गिन लिए तो 1 2 3 4 यही रह गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप इसमें मोमेंट्री ऑक्टेट कर पा रहे हो, पर एक परमानेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। मोमेंट्री ऑक्टेट का मतलब क्या? आपने अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक बोरोन के पास शिफ्ट करके देख लिए तो अगले का ऑक्टेट नहीं हो पाया। अगर आपने इधर शिफ्ट करके देख लिए तो इसका ऑक्टेट नहीं हो पाया। मतलब दोनों का परमानेंट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। और अगर परमानेंट ऑक्टेट नहीं हो पाता तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह। इसीलिए आगे जाके आप पता करेंगे तो पता चलेगा इसमें 2 तरह का क्लीवेज होता है, एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। इसी वजह से ये लेविस एसिड है, ये दूसरों से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट पूछा जाता है, कितने हाइड्रोजन को अगर हटा भी दोगे तो भी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर इसमें से यहां से ब्रेक कर दें, कोई भी लगा दो, यहां से ब्रेक करके कोई भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां लगा दो, इसको हटा दिया तो ये हाइड्रोजन हटने के बाद स्ट्रक्चर जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा जरा चेक करें इसका स्ट्रक्चर जो बनाया है वो ये कहता है कि ये हाइड्रोजन हटाते ही ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल सेपरेट आउट हो जाएंगे, और अगर ये दोनों अलग हो गए तो फिर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं होगा, और अगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो मतलब ये चीज स्टेबल नहीं रह पाएगी। इसीलिए पूछा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो रिप्लेसेबल हो सकते हैं वो कितने होंगे? कहेंगे 4। पूछे कौन से वाले? कहेंगे टर्मिनल वाले। टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है, उनकी जगह कोई दूसरा भी लगाया जा सकता है, पर अगर आपने ब्रिजिंग हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की कोशिश की तो फिर उसकी जगह कोई दूसरा लग पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी हो शो तो मैक्सिमम 4 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको आप रिप्लेस कर पाएंगे। चेक करो, B2S6 की रिएक्शन कराई है मिथाइल क्लोराइड के साथ। अगर मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको इसमें मिथाइल जोड़ने हैं, और कितने मिथाइल जोड़े जा सकते हैं? तो देखो कंपाउंड था B2S6 और यहां बना B2H2CH3 होल 4। मतलब कितने हाइड्रोजन बच गए हैं? 2।
ये कौन से वाले हाइड्रोजन बचे होंगे? ये वो हाइड्रोजन बचे हैं जो कि ब्रिज पर लगे हुए थे क्योंकि उनको हटा पाना पॉसिबल नहीं था। और ये जो हाइड्रोजन हटा के आपने मिथाइल लगाए हैं, कितने मिथाइल लगे हैं? 4। कौन सी वाली पोजीशन पे लगे हैं? टर्मिनल। मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जा सकता है, पर जो बचे हुए 2 हैं उनका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं? ब्रिजिंग वाले। ब्रिजिंग को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात हुई थी सारी डाइबोरेन के बारे में। क्या कहा अपन ने? डाइबोरेन के अंदर एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं बनाना बॉन्डिंग। 2 बनाना बना के दिखाए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। टर्मिनल हाइड्रोजन 4 थे, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन थे। टर्मिनल वाले के लिए जो बॉन्ड बना है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। जो ब्रिज पर बना है 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, नाम दिया है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ऐसा बनकर आया। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला। बाहर का एंगल ज्यादा है, अंदर का एंगल कम है। जो ब्रिज है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, टर्मिनल वाले की बॉन्ड लेंथ कम है। इसके अलावा मैक्सिमम एटम जो सेम प्लेन में आ सकते हैं वो है 6, 2 तो बोरोन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, ये सेम प्लेन में है। एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और दूसरा ब्रिजिंग हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जाता हुआ। इसके अलावा मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं 4। टर्मिनल को रिप्लेस किया जा सकता है जबकि ब्रिजिंग हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये पहला प्रोसेस था जो कि B2S6 में एक्सप्लेन किया गया और नाम दिया गया बनाना बॉन्डिंग, जिसका साइंटिफिक नाम है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन।